कहानियों का अफसाना में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है विधु मास्टर, जिसके लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विधु मास्टर की बात मैं कभी नहीं भूल सकता। उनकी स्मृति को संभवतः जीवन भर वहन करना पड़ेगा। कुछ महीनों के लिए ही वो मेरे निकट आए थे, फिर चले गए। सिर्फ उनसे मेरा वह क्षणिक परिचय अमर होकर रह गया। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन रविवार था। मैं सुबह व्याकरण कंठस्थ कर रहा था। इसी समय बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, हारन बाबू घर में हैं? हारन बाबू? मैंने खिड़की से सिर निकाल कर पूछा, किसको बुला रहे हैं? यहाँ हारन बाबू नाम के कोई रहते हैं? हाँ, वे मेरे चाचा हैं। उन्हें एक बार बुला दो तो भाई। क्या काम है? उनको क्या एक गृह शिक्षक की आवश्यकता है? अब मुझे याद आया कि चाचा ने हमारे लिए प्राइवेट ट्यूटर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया था। मैंने पूछा, आप क्या उस विज्ञापन को देखकर ही आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो भीतर आइए, मैं चाचा जी को बुला देता हूँ। दुबला पतला हुआ व्यक्ति अत्यंत दुविधा में हमारे बैठक घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने कहा, आप बैठिए। मेरी बात को सुनकर वो मानो भयभीत से होकर कोने की एक बेंच पर बैठ गए। इस अनाड़ी को देखकर शिक्षक के प्रति मेरी सारी श्रद्धा तिरोहित हो गई। मैंने फिर से कहा, इस कुर्सी पर बैठिए ना। उन्होंने पहले तो कहा ठीक है, फिर उठकर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मैंने बिजली का पंखा चला दिया और धीरे धीरे ऊपर चाचा जी को बुलाने चला गया। चाचा जी नीचे आए, मैं भी उनके पीछे पीछे आया। और आए झंटू, मिंटू, चंदू और रीवा। चाचा जी ज्यों ही बैठक घर में पहुँचे, उन्होंने कुर्सी से उठकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चाचा जी ने पूछा, आज आप सुबह के अखबार में ही विज्ञापन देख के आ रहे हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ। चाचा जी ने फिर कहा, इन 5 बच्चों को पढ़ाना होगा, रोज़ रात को 3 घंटे। वेतन तो 7 रुपये लिख ही दिया है, गैर हाजिरी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, नहीं, गैर हाजिरी क्यों करूँगा? चाचा जी ने पूछा, यहाँ आप कहाँ रहते हैं? श्रीनाथ दास लेन में। आपका शुभ नाम? विधु भूषण चट्टोपाध्याय। कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक पास हूँ। यह सुनकर चाचा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद पूछा, आप 7वीं श्रेणी के लड़के को पढ़ा सकते हैं? उस बार 7वीं श्रेणी में केवल मैं पढ़ता था। उम्र में मैं ही सबसे बड़ा था। गर्व से मेरी छाती फूल गई। विधु मास्टर ने कहा, जी हाँ, 7वीं श्रेणी के छात्र को मैं पढ़ा सकता हूँ। चाचा जी ने कहा, तो ठीक है, सोमवार से लग जाइए, संध्या के ठीक 6 बजे से आइएगा। फिर हम लोगों से कहा, ये तुम लोगों के नए मास्टर जी हैं, इनके पास मन लगाकर पढ़ना, समझे? सोमवार को विधु मास्टर ठीक 6 बजे आ गए। पहले दिन उन्होंने हम लोगों के नाम पूछे और किताबें देखी। मेरी अंग्रेजी की किताब को उन्होंने बहुत देर तक देखा, फिर बोले, तुम लोगों को तो बहुत कड़ी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। उनकी बात सुनकर मुझे अपार आनंद हुआ। मैंने कहा, हमें अंग्रेजी में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सच? मैंने अपनी साइंस की किताब उन्हें दिखाते हुए कहा, आजकल हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर तथा बैरोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे लगा मेरी ये बातें सुनकर वे चौंक उठे थे। अपनी इस स्थिति को हम लोगों से छिपाने के लिए उन्होंने रेवा से पूछा, बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? रेवा लज्जा से मुंह नीचा किए हुई थी। नए व्यक्ति को देखकर उसे बहुत लज्जा आती थी। मैंने कहा, बता न रे, अपना नाम बता। उन्होंने बड़े स्नेह से रेवा के सिर पर हाथ फेरा। रेवा ने भी धीरे से कहा, लेबा। विधु मास्टर को जिस दिन तनख्वाह मिलती थी, हमें मलाई बर्फ़ खिलाया करते थे, इसलिए सभी उन्हें बहुत मानते थे। केवल मुझे जाने क्यों वो ठीक नहीं लगते थे। फिर भी चाचा जी के डर से अनिच्छा होते हुए भी मैं उनके पास पढ़ने बैठ जाता था। चाचा जी का शासन पिताजी से भी अधिक था, इसलिए मैं मास्टर जी की गलतियां ढूंढने लगा ताकि जल्दी से उनकी नौकरी चली जाए और मुझे उनके हाथ से छूट मिले। मैंने एक दिन पूछा, मास्टर साहब, पहाड़ की हाइट मापने में बैरोमीटर क्यों लगता है? उन्होंने कहा, लगता है क्या? किसने कहा? स्कूल के मास्टर जी ने। तो हो सकता है, कहाँ लिखा हुआ है बताओ तो? साइंस की किताब में। देखो, साइंस की किताब लाना। मैंने किताब उनके हाथ में दे दी, लेकिन वे कुछ नहीं समझे। उन्होंने कहा, अच्छा, समझा देता हूँ। लेकिन मुझे समझाना तो दूर, वे खुद ही संभवतः उस अंग्रेजी का अर्थ समझ नहीं पा रहे थे। अंत में उन्होंने तर्जमा कर दिया, फिर पूछा, समझे? मैंने कहा, कुछ नहीं।
उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी यह किताब घर ले जाता हूँ, एक बार पढ़कर समझा दूंगा। वे उस दिन मेरी किताब लेकर घर चले गए। दूसरे दिन यथासमय लौटा भी दी, लेकिन उस विषय पर मैं किसी भी प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं दे सके। यह बात जब मैंने चाचा जी से कही तो बोले, अच्छा मैं देखता हूँ वो कैसे पढ़ाते हैं। दूसरे दिन चाचा जी हम लोगों के साथ बैठकर मास्टर जी के पढ़ाना देखने लगे। मास्टर जी की बहुत सी गलतियाँ चाचा जी ने पकड़ी। एक बार उन्होंने लूसी ग्रे की कविता का अंतिम अंश मुझे समझाने के लिए मास्टर जी से कहा। उन्होंने कहा, वही कविता जिसका भावार्थ अच्छी तरह समझाना चाहिए, समझी ना। इन सब बातों में मास्टर जी कुछ नहीं कहते थे। वे चाचा जी को बहुत मानते थे और कभी सिर उठाकर उनसे नहीं बोलते थे। हिसाब में भी बड़ा और पेचीदा सवाल मास्टर जी नहीं करते थे। एक दिन चाचा जी के सामने वे एक सवाल का हल निकाल रहे थे। चाचा जी ने कहा, यह सवाल तो बीजगणित के नियम के अनुसार आप हल नहीं कर सकते। जो भी हो, उस दिन किसी भी तरह से वे हिसाब समझा नहीं सके। उनके जाने के बाद चाचा जी ने हम लोगों से कहा, तुम्हारा मास्टर ठीक नहीं है। इसी समय विश्वकर्मा की पूजा आई। हम लोगों ने कहा, मास्टर जी हमें पतंग और लट्टू खरीद दीजिए। मास्टर साहब को हाल ही में वेतन मिला था, इसलिए वो राजी हो गए। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वे जो भी खरीद कर देते थे उसके बारे में कभी भी किसी से कहना मना था, अर्थात वे सबसे छिपवा कर हमें चीज़ें देते थे। विश्वकर्मा पूजा के 4 दिन बाद एक दिन अचानक श्रीनाथ दास लेन में मास्टर साहब से भेंट हो गई। मैंने नमस्कार किया। उन्होंने कहा, अरे पिंटू, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, आप कहाँ रहते हैं मास्टर जी? उन्होंने कहा, यहीं इसी गली में। चलिए ना, आपका घर देखूंगा। मुझे न जाने क्या हो गया था, मैं मास्टर साहब का घर देखने के लिए अत्यंत उतावला होने लगा। मेरे आग्रह को देखकर वे मुझे दुविधा के साथ अपने अपूर्व घर में ले गए। टीन की छत वाले एक पुराने मकान के 2 तल्ले में मास्टर साहब रहते थे। उस मकान की सीढ़ी इतनी तंग और कमज़ोर थी कि मुझे वहाँ डर लगने लगा। मास्टर साहब ने अपने कमरे का ताला खोला और मुझे भीतर ले गए। उनका वह कमरा बहुत ही गंदा और टूटा फूटा था। दीवार पर कुछ कैलेंडर झूल रहे थे। एक स्थान पर विवेकानंद की फ़ोटो लगी हुई थी। फर्श पर एक खटिया पड़ी थी, उस पर एक मैला सा तकिया पड़ा था। मास्टर साहब, मैं आता हूँ कहकर जाने कहाँ चले गए। मैं घूमकर उनका कमरा देखने लगा। मुझे उनकी दरिद्र अवस्था को देखकर बहुत ही कष्ट हुआ। कमरे में एक भी कपड़ा नहीं दिखाई पड़ा। मेरे मन में उनके प्रति बहुत अनुकंपा जाग गई। उन्हें मैं जो घृणा किया करता था वह भूल गया। सहसा मानो मुझ में एक परिवर्तन आ गया। इसी समय हाथ में खाने की चीज़ों का एक डोंगा लेकर मास्टर साहब लौट आए। मैंने व्यथित स्वर में कहा, यह सब क्यों लाए हैं मास्टर साहब? वे मेरी बात सुनकर मानो आश्चर्य में हो गए। बोले, नहीं, यह सामान थोड़ा सा है। मैं समझ गया कि उनकी कड़ी मेहनत का परिश्रम इस तरह ग्रहण करना उनके देह का रक्त ग्रहण करना होगा। इसलिए मैंने तीव्र प्रतिवाद के स्वर में कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर उनका मुंह लटक गया। बोले, क्यों क्यों पिंटू, क्या बात है? और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उस दिन घर लौटते वक्त मैंने प्रण कर लिया कि अपने मास्टर साहब को पैसा खर्च करने नहीं दूंगा, चाहे जो हो। इसी नौकरी पर भरोसा करके वे कलकत्ते में ही रहते हैं। लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को निभा सकूं, इसके पहले ही एक बहुत बुरी बात हो गई। चाचा जी ने एक दिन मेरी ट्रांसलेशन की कॉपी लेकर देखने लगे। मास्टर साहब सामने ही बैठे हुए थे। सहसा चाचा जी ने कहा, यह क्या मास्टर साहब, आप तो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते। आई लिव इन अ बोर्डिंग, इस सेंटेंस में इन को गलत बताकर आपने उसे काटकर एट लिखा है। यह कौन सी ग्रामर के नियम अनुसार आपने किया है? लज्जा से मास्टर साहब ने सिर नीचा कर लिया और मैं भावी आशंका से काँप रहा था। चाचा जी ने एकाएक मुझसे कहा, पिंटू, अपनी हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट लाना। तो मैंने डरते डरते प्रोग्रेस रिपोर्ट लाकर रख दी। चाचा जी ने कहा, देखिए कितना ख़राब रिजल्ट आया है। अंग्रेज़ी में ही फेल है, दूसरे विषयों में किसी तरह से पास हुआ है। अब मैं आपको कैसे रखूं? हम लोग दूसरा मास्टर देख लेंगे। आप अपने बकाया वेतन 2 तारीख को आकर ले जाइएगा। चाचा जी के अभियोग का मास्टर साहब ने प्रतिवाद तक नहीं किया। वे धीरे धीरे चले गए। मैं उनके मुंह और देखने के और साहस भी नहीं कर सकता था। कारण इस घटना के लिए मैं ही तो दोषी था। मैंने ही मास्टर साहब की गलतियों के चाचा जी से कही थी। मैं सिर नीचा किए अपराधी की तरह बैठा रहा।